अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने कुछ ऐसे जुमले कहे जिस पे किसी हद तक ताजुब हुआ, क्योंकि अब तक वो मौजूदा हुकूमत और उसकी पॉलिसियों को हमेशा से क्रिटिसाइज करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मौजूदा ऑपोजिशन को कंफ्यूज करार दिया। वो मौलाना जो हुकूमत की पॉलिसियों को कंफ्यूज कहा करते थे, वो आज कह रहे हैं कि ऑपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है, ऑपोजिशन ठीक तरह से ऑपोजिशन कर ही नहीं रही। ये बयान उन्होंने क्यों दिया, वो ऐसे क्यों सोच रहे हैं, प्रोग्राम के इस पहले सेगमेंट में इस टॉपिक पर बात करेंगे। आगे चलेंगे और बात करेंगे अली ज़ैदी साहब के हवाले से, शिबली फराज साहब के हवाले से, जिन्होंने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के हवाले से और सिविल एविएशन के हवाले से कि जो हुकूमत की तरफ से अब तक इस बारे में हिकमत अमली तय की जा रही है। तो फैसला ये हुआ है कि 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाएगा और इस हवाले से, लेकिन यहाँ पर हम ये देखें कि डीजी सिविल एविएशन या वो मुतल्लिका तमाम ओहदेदारा जो कि इस सिविल एविएशन के दायरे का हिस्सा होते हैं, आखिर कहीं ना कहीं ये जो भर्तियाँ हुई उनके दस्तखत से, उनकी मंजूरी से हुई। फिर ये भी कहा उन दोनों ने कि इनमें बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जिनमें सियासी रहनुमा मुलव्विस हैं। तो क्या सिर्फ ये जो काम है ये 5 अफसरान की मुअत्तली तक ही रह पाएगा? ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पीटीआई मजीद बड़ी मछलियों के इर्द गिर्द भी घेरा तंग करेगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस फैसले के हवाले से कि वफाकी हुकूमत में ग्रेड 1 से 16 की हजारों असामियां खत्म करने का अमल शुरू कर दिया गया है। लेकिन अगर हम इन असामियों के खत्म होने के हवाले से बात करें तो यही हुकूमत है जो ये दावा किया करती थी इलेक्शन में आने से पहले कि लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब ऐसे हालात में जब कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अगर हम अपने काबिल फख्र ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से भी बात करें जिनका तस्करा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी हर स्पीच में किया करते थे, तो वो लोग भी वतन वापस आ चुके हैं। क्या इन हालात में, इन मारूसी हालात में इन असामी को खत्म करना एक मुनासिब फैसला है हुकूमत का? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर रोमी साहब और तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब का वो शिकवा जो वो अपोजिशन से करते हुए दिखाई दिए। ज़रा क्या कह रहे थे, सुनिए आप भी। मेरे ख्याल में अपोजिशन की बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं कि जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों। सिर्फ अल्फाज की हद तक, पार्लियामेंट में तकरीर की हद तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक, हुकूमती साइड पर भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है पार्टियाँ और हिज़्ब इख्तिलाफ की साइड पर भी वो यकजहती मौजूद नहीं अमली तौर पर, ज़हनी और फ़िक्री लिहाज से मौजूद, लेकिन अमली तौर पर वो यकजहती नज़र नहीं आई। बड़े शिकवा कुना नजर आया आज हमें मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन से, जो उनकी तवक्कुआत वाबस्ता हैं वो कहीं पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपना रोल सही तरीके से प्ले नहीं कर पा रही। असम्बली में खड़े होकर तकरीर करना तो मुनासिब है, लेकिन असम्बली के अलावा वो क्या कर रही है इस हुकूमत को गिराने के लिए? नासिर चौथाई साहब, मौलाना फजल रहमान पहले रोज से जा रहे हैं कि हुकूमत किसी तरह से अपोजिशन ऐसा कर ही नहीं रही। वो सही कह रहे हैं कि वाकई फिर अपोजिशन जो है वो कंफ्यूज है। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई? और फिर हम कहते हैं कि हम सुकून फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। मौलाना का तो पहले रोज से ही मसला है कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, गलत मुंतखब हुई हैं, इससे इस्तीफ़ा दिया जाए। फिर मौलाना दावा लेकर आ गए थे अपना, अब अच्छा खासा काम करके चले गए थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है कन्फ्यूजन की, वो एक्चुअली ना सिर्फ हुकूमत में बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ में आज से नहीं, पहले रोज से कन्फ्यूजन है। हुकूमत में जब हुकूमत नहीं आई थी तब कन्फ्यूजन नहीं था, हुकूमत के आते ही उसमें कन्फ्यूजन हो गया। तो कन्फ्यूजन जो है वो रूल ऑफ द गेम है आजकल का, और उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ कन्फ्यूज यूँ क्या किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि प्रेशर बढ़ाएं, आँच बढ़ाते रहें, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिससे हुकूमत को घर जाना पड़े। मेरा ख्याल ये है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन मौलाना चाहते यही हैं कि अपोजिशन मिलकर तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, या ये कि कोई ऐसा मुजाहरा करे, सड़कों के ऊपर जलसे करे, जुलूस करे। वो दौर नहीं रहा अब असल में जलसे जुलूसों का।
ख़त्म हो गया ज़माना। अब वो नेट का ज़माना है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब टेलीविज़न का ज़माना है। पहले भड़ास निकालने के लिए हम सड़कों पर जाकर टायर जलाया करते थे, हम पथराव किया करते थे बसों के ऊपर, हम पुलिस पे पथराव किया करते थे। अब हम पथराव ज़बान से करते हैं, सोशल मीडिया से करते हैं, हम करते हैं पाकिस्तान चैनल्स के ऊपर बैठकर टॉक शोज में करते हैं, बाज़ औक़ात खबरें में ऐसी देते हैं। तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि कोई भड़ास वड़ास निकलने का है, हुकूमतें ये आएंगी, ये तय हो गया है। मेरा ख्याल है कि 5-5 साल जो हुकूमत मुंतखब होकर आए, जिस तरह मुंतखब होकर आए, उसको 5 साल दिए जाएंगे, वो अपने 5 साल को पूरा करेगी। तो मौलाना खुद कंफ्यूज हैं। ऑपोजिशन कंफ्यूज नहीं, मौलाना साहब कंफ्यूज, आप ये कह रहे हैं? मौलाना साहब जी बिल्कुल। अच्छा सही। रज़ा रूमी साहब, अभी ये चंद रोज पहले की बात ले लें, ऑपोजिशन के होते हुए विफाकी बजट ज्यादा वोटों से मंजूर कर लिया जाता है। क्या यही सब कुछ देख के मौलाना साहब ने कहा कि ऑपोजिशन कंफ्यूज है, जो करना चाहती है वैसा हो नहीं पाता? देखिए, उनकी बात में वजन इसलिए है कि ऑपोजिशन की कंफ्यूजन तो अलग, उसका कोई लाया अमल ही नहीं है। एक तरफ तो वो इस गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये गवर्नमेंट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही, इसने मुल्क का भट्टा बिठा दिया है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई मुतबादिल उनके पास प्लान भी नहीं है। नंबर एक कि अगर उन्होंने मईशत को ठीक करना तो अपोजिशन की पार्टियां कैसे कर सकती हैं, और नंबर दो ये कि उन्होंने करना क्या है इस गवर्नमेंट के साथ। जब मौके आते हैं, बजट का मौका था या जैसे आपने जिक्र किया, या और भी इस तरह के मौके हैं, वहाँ पर अपोजिशन बिल्कुल जो है वो इंतशार और डिसयूनिटी का मुजाहरा करती है। और फजलुर रहमान साहब का हवाला तो शायद इसलिए होगा कि पिछले साल उन्होंने पूरी अपनी तरफ से तो मेहनत की, वो धरना करके जहाँ पे वो गवर्नमेंट को ना सिर्फ टफ टाइम दे रहे थे बल्कि इस्तीफों का मुतालबा करे थे, और वहाँ भी जो बाकी अपोजिशन की पार्टियां उन्होंने हकीकी तौर पर उनका कोई साथ नहीं दिया, बस रस्मी तौर पर वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखा दी, ना अपने लोग वो लाए, ना उन्होंने उनका जो है उस एजेंडे को फॉलो अप किया या सपोर्ट किया मुकम्मल तौर पर। तो बात यह है कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनका एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो नैब के केसेस हैं और जो हुकूमत की स्ट्रेटजी रही है अव्वल दिन से, वो किसी हद तक तो कारगर साबित हुई है कि अपोजिशन की जो दो बड़ी पार्टियां हैं वो खूब उलझी हुई हैं और उलझी रही हैं अपने मुख्तलिफ केसेस को सुलझाने में, कभी नैब, कभी हाई कोर्ट, कभी कहाँ। तो इसलिए गालिबन वो भी ये समझते हैं कि ये जो है इसी तरह से मामला चलाते रहें। जो सबसे अहम बात जो मौलाना फजलुर रहमान उसकी तरफ इशारा शायद नहीं कर रहे, और यहाँ वो जानते होंगे लेकिन नजरअंदाज कर रहे हैं, कि दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस वक्त नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट गिरे। फजलुर रहमान साहब तो पिछले साल से चाह रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह कि मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, माशी हालात हैं, और जो दीगर चैलेंजेस हैं, कोई भी पार्टी वो अपने जिम्मे वो अपने सर वो मुसीबत नहीं लेना चाहती, क्योंकि सच तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी पार्टी बरसर इक़्तिदार हो, वो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकती। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, या कम अज़ कम एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है कि मईशत के लिए क्या करना है और सेहत के जो मामलात हैं उनको कैसे हैंडल करना है, और अगले चंद सालों में पाकिस्तान को कैसे दोबारा तरक्की की शाहराह पे डालना है। ये इस वक्त ना हुकूमत के पास कोई कॉन्क्रीट प्लान दिखाई दे रहा है, ना ही ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, बदकिस्मती से। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि मौलाना तो पहले दिन से ही अपने 1 पॉइंट एजेंडे पे है कि किसी तरह से हुकूमत जाए, लेकिन 2 साल गुजर गए, अभी तक ऑपोजिशन पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं हो सकी। जनरल साहब, आपकी राय क्या है इस पर? आप समझते हैं कि मौलाना सही कह रहे हैं, वहाँ ऑपोजिशन है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर तो मुस्बत कंट्रीब्यूशन की बात की जाए कि उनके रवैये, उनकी सोच, ऑपोजिशन की, उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन मुल्क के मामलात को चलाने में, लेजिस्लेशन में, या ये कहा जाए कि जो आजकल बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको निपटाने के लिए, तो वो तो लाजमी बात है, हम सब देख रहे हैं कि वो कोई काबिल जिक्र कंट्रीब्यूशन नहीं है।
उस पर कोई ऐसा काम नहीं किया अपोजिशन ने कि वो कहा जाए कि जनाब आप वाकई सही अपोजिशन कर रहे हैं। इशू बेसिस इशू की बुनियाद पे बातचीत कभी कभार थोड़ी बहुत होती है, लेकिन आपने देखा कि जैसे अभी बजट का सेशन हुआ तो अपोजिशन की कंट्रीब्यूशन यही थी कि जनाब हम बजट रिजेक्ट करते हैं, तजावीज नहीं थी और फिर बजट पास भी हो गया। और कभी अपोजिशन ने ये नहीं पूछा कि जनाब आप कर्जे लेते जा रहे हैं तो उतरेंगे कैसे, इसकी प्लान क्या है आपके पास, तो मुल्क आगे मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जो भी इश्यूज आप देख लीजिए, कश्मीर हो ये हो, उसमें तवज्जो निस्बतन कम है और पॉइंट स्कोरिंग या एक दूसरे को उस टांग खींचनी जलील करना, उस पे मेरा ख्याल है तवज्जो ज्यादा है। लेकिन मौलाना इसकी बात नहीं कर रहे। मौलाना बात कर रहे हैं तकरीबी कार्रवाइयों की कि ऑपोजिशन जो है उसकी परफॉर्मेंस तकरीबकारी के मामले में बड़ी कम है, वो खास नहीं। हुकूमत के खिलाफ जो तकरीबकारी करनी होती है वो साजिशें उनको, क्योंकि मौलाना के जहन में पहले दिन से तहस और नहस था, उसके अलावा उनके जहन में कुछ नहीं था, तड़प रहे थे बेचारे। उन्होंने तो ये सिस्टम को या किसी चीज को दुरुस्त करने की बात नहीं की। उन्होंने पहले दिन सबको तैयार करना शुरू किया कि जनाब आप हलफ नहीं उठाएंगे, पार्लियामेंट में जाके हलफ नहीं उठाएंगे। उसका मतलब ये कि ये पार्लियामेंट के सारा सिस्टम जो है ये एकदम धड़म जमीन पे आ जाए, ताकि मौलाना दोबारा उस खेती में कुछ अपने लिए ढूंढें, कोई फसल में कोई हाथ डालें, शायद कोई निकल आए। तो मौलाना इस किस्म के खेल में दिलचस्पी रखते थे ज्यादा। अब वो पार्टीज में जहां तकरीबकारी की तरफ रुझान कम है, साजिशों की तरफ रुझान कम है, अपने अपने मसाइल हैं, कोरोना भी आ गया, मुसीबतें हैं लोगों की, तो मौलाना बड़ी मायूसी में अभी आज आपने देखा बड़े ठंडे लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन मायूसी की बिल्कुल खत्म हुए पड़े थे अंदर से कि जनाब कुछ नहीं हो रहा। ये बड़ी कंफ्यूजन नहीं है भाई, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इरादतन किया जा रहा है कि इस वक्त हालात वो नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पार्टियां वो सिस्टम को बर्बाद नहीं करना चाहती। जो ख्वाहिश मौलाना की है उस पर पूरी तरह नहीं उतर रही, तो वो उसको कंफ्यूजन समझ रहे हैं, जबकि मैं समझता हूँ ये कंफ्यूजन नहीं है, ये इरादतन एक सोचे समझे आप कह लीजिए कि प्लान के तहत या एक बड़ हालात को जानते हुए पार्टीज अपने हकायक को देख के, अपनी अहलियत, काबिलियत और अपने मसाइल को देखते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। तो अगर इसमें कंफ्यूजन या मायूसी का शिकार है तो मौलाना खुद हैं। अच्छा, उनको मायूसी रहेगी और रहती जाएगी, और मेरा ख्याल है अगले 3-4 साल इसी तरह गुजरेंगे और आगे भी पता नहीं कि मौलाना अगले 5 साल भी मायूसी में गुजारें, क्योंकि लोगों बहुत सारों को होश आ चुकी है, मौलाना के मामले में पता लग चुका है। तो देखते हैं, हो सकता है ये कंफ्यूजन और ये चीजें जो है अगले 5 साल भी आपको बहस करते हुए और मौलाना की तरफ से सुनते हुए। बुखारी साहब, मौलाना ने जब जब अपोजिशन की बड़ी जमातों पर एतमाद किया है तब तब उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। चेयरमैन सेनेट के हवाले से तहरीक दम एतमाद ले लें, उनका खुद का आज़ादी मार्च ले लें, मौलाना फिर जब उनको ठेस पहुंच तो फिर ठीक ही कह रहे होंगे कि हुकूमत अपोजिशन कंफ्यूज रही है। देखिए, मौलाना का सबसे बड़ी बात तो ये है कि मौलाना जो हैं वो 1988 से लेके 2018 तक सेंटर स्टेज पे रहे हैं सियासत के और पार्लियामेंट के अंदर, और अहम ओहदों पे रहे हैं। ये पहला मौका है जब वो पार्लियामेंट के अंदर ख़ुद नहीं हैं, हालांकि उनकी जमात की नुमाइंदगी मौजूद है, सेनेट में भी अच्छी खासी मौजूद है। उसके बावजूद मौलाना जो हैं वो थोड़े से मेरा ख्याल है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। दूसरी बात ये है कि उसके बावजूद देखिए मौलाना का कद काट सियासी बहुत बड़ा है। उन्होंने बाहर होते हुए भी इस दफ़े चूँकि पीटीआई ने उन्हें सीरियसली डेंट किया था इन इलेक्शंस में, स्पेशली केपी में, तो मौलाना उसके बावजूद बाहर होते हुए भी एक बड़ा अच्छा शो करने में कामयाब हो गए थे। और वो जब शो किया था, जब उन्होंने धरना दिया था, तो हमारी दोनों बड़ी पार्टीज़ ने अपने अपने ताउन की यकीन दहानी करवाई थी कि बिल्कुल आप बढ़ें और हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने देखा कि इनके जो कुछ लीडर्स हैं वो जाके कुछ तकरीरें कर रहे, ना इनके वर्कर्स गए इन दोनों पार्टीज़ के। एक शिकवा तो मौलाना का वो था अपनी जगह पे। अब आते हैं इन दोनों पार्टीज़ के कन्फ्यूजन की तरफ जो मौलाना इशारा करें। देखिए, हर पार्टी का जो है अपना एजेंडा होता है, अपना रंगे सियासत होता है, अपनी कैलकुलेशंस होती हैं। सियासत में जो ज़्यादातर काम करती हैं वो कैलकुलेशंस ही करती हैं। एक सियासियात के स्टूडेंट के तौर पे तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ है। अभी कोरोना जो है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, क्योंकि अपोजिशन ने नीयत तो की थी कि अपने मसल्स दिखाएं, लेकिन सेनेट इलेक्शन में
वो जो उन्होंने अपने मसल्स फ्लैक्स किए थे वो उस तरीके से फ्लैक्स नहीं हो पाए कि वो चेयरमैन सेनेट को रिमूव कर सकते, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी दोनों बड़ी पार्टीज़, और मौलाना साहब को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। उसके बाद कोरोना की वबा आ गई, मुआशी सूरत हाल इंतहाई दगरगूं हो गई, और ऐसे में जब हमारे 2 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं, मुइशत इंतहाई ज़्यादा बोझ के नीचे आ चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों पार्टीज़ में से कोई भी ये चाहेगा कि हुकूमत को हटाकर ख़ुद दी जाए हुकूमत, क्योंकि ये एक तौके लानत गले में डालने वाली बात होगी अगर इस मौके पे वो इस तरह सोचेंगे या करेंगे। हाँ, आज बिलावल साहब का जो बयान है कि इमरान खान के अलावा, यानी -1 का फार्मूला जो चल रहा है, इमरान के अलावा कुछ भी मंजूर है, यानी उन्हें शाह महमूद कुरैशी जो है एक्सेप्टेबल हैं, कोई भी PTI का बंदा एक्सेप्टेबल है वो इमरान खान को, तो ये फीलर छोड़ने वाली बात होती है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टीज़, और शहबाज शरीफ साहब का देखिए बजट सेशन एक और मौका था जहां पे अपोजिशन अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकती थी, और अगर वो मार्जिन कम हो जाता तो यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए जो है लम्हा फिक्रिया होता, लेकिन बहुत सारे अपोजिशन के रहनुमा तो आए ही नहीं कोरोना की वजह से, और ना ही उन्हें कोई ख़ास पार्टी की तरफ से डायरेक्शंस इशू की गई कि अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाया जाए, जिसका मतलब है कि वो बजट सेशन को भी ईजी ले रहे थे। इसलिए वो पार्टीज अपने अपने कार्ड्स अपने अपने रंग से खेल रही हैं, और मेरा ख्याल है कि उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कोरोना को ज़रा बैठने न दें, ज़रा थोड़ी सी इसमें कमी आ लेने दीजिए, फिर देखिए ये पार्टीज कैसे खुल के खेलती। सही। सदीक़ी साहब, एक तरफ मौलाना साहब कह रहे हैं अपोजिशन कंफ्यूज है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि उस्मान गुज़ार साहब से पीपल्स पार्टी और PMLN के 6 अरकान की मुलाकात हुई आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रियाब। मौलाना साहब एक्चुअली जैसे अभी जिक्र हुआ कि पिछली दहाइयों में जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करते रहे, और पार्लियामेंट में भी मौजूद थे और मिनिस्टर्स एनक्लेव में भी रहे हैं बड़े अरसे। अब जब से ये 12वें खिलाड़ी बने हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दूसरे भी ना खेलें और वो खेलने भी ना दे, जिस तरह उन्होंने शुरू में कहा था कि हल्फ ना उठाया जाए या असेंबली में ना बैठा जाए। फिर उन्होंने जब एक धरने की कोशिश की तो उस धरने से टीवी पे भी हमने देखा, मीडिया के ऊपर भी बहुत हाइप थी, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी शायद बहुत उम्मीद थी कि मौलाना जो है वो इस हुकूमत को गिराने में कामयाब होंगे। तो उन्होंने दोनों जमातों ने उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश की, जिसका उनको तो फ़ायदा हो गया लेकिन मौलाना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उनका धरना नाकाम हो गया, जो कि ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो फाइनल स्टेजेस में खेलनी चाहिए। अगर आप उसी में नाकाम हो गए तो आपके पास उसके अलावा तो कोई कार्ड बचते नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मौलाना की बात इस वक्त दुरुस्त है कि ये पार्टीज़ कन्फ्यूजन का शिकार है। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो भी पार्टी होती है वो वन मैन शो होता है, उनके मफादात को देखा जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसमें शरीफ ख़ानदान के जो मफादात हैं वो वाबस्ता हैं। दिन में वो आके असेंबली में बयान दे देते हैं, उनकी तरफ से तो खैर उनकी फैमिली की तरफ से तो कोई बयान नहीं आ रहे, मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयानात आ जाते हैं, लेकिन रात के टाइम जो है वो माफ़िया मांगी जाती हैं या ढील मांगी जाती है कि किसी तरह उनके जो केसेस हैं उनके ऊपर उनमें किसी तरह नरमी आ जाए। तो वो अपने मफादात देख रहे हैं। मुबशर ने बिल्कुल सही कहा कि ये अपने मफादात के लिए खेलते हैं, असेंबली में आते हैं बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर करते हैं, लेकिन रात के टाइम जो है वो चाहते हैं कि उनकी पुप्पो को या उनके वालिद को जो है वो कोई सहूलतें मिल जाए या जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं उनके अंदर कोई रियायत मिल जाए। तो कंफ्यूज तो बिल्कुल हैं। जिस तरह बिलावल ने कहा कि जी इमरान खान के अलावा हमें दूसरा कोई भी PTI से कबूल होगा, तो आप देखें कि जब जरदारी साहब सदर थे और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी या शाहिद खाकान अब्बासी बाद में PMLN के वज़ीर आज़म बने, तो इंस्ट्रक्शंस तो सारी की सारी जरदारी साहब या नवाज शरीफ की तरफ से ही आती थी। तो ये भी एक बचगाना सवाल है कि अगर इमरान खान PTI के वज़ीर आज़म नहीं होंगे और शाह महमूद कुरैशी या कोई और आ जाते तो इंस्ट्रक्शंस तो इमरान खान से ही लेंगे। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज है, इनको इस वक्त समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि जैसे NBC ने शुरू में कहा था कि पहले जलसे जुलूस और इस तरह की बातें होती थी या मीडिया पे आप आते थे, शेर व शायरी होती थी, काफ़ी चीज़ें जो है वो बदल चुकी हैं और हमने जो पथराव है वो बैठ के सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया हुआ है। तो सोशल मीडिया पर बैठ के कभी भी हुकूमतें
बनती या गिराई नहीं जाती। तो मैं बिल्कुल मौलाना फजल रहमान के बयान से मुत्तफिक हूँ कि ये पार्टीज जो है, ये अपोजिशन जो है, इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। ठीक है, आप इस पर बयान पर मुत्तफिक हैं कि इस स्टेटमेंट के साथ मुत्तफिक है जो मौलाना साहब दे रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारे एक्सपर्ट से राय दे रहे हैं कि मौलाना साहब खुद कंफ्यूज है, बजाय इसके कि वो ये कहें कि अपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक प्रेस के हवाले से जो कि वफाकी वज़रा की जानिब से की गई। अली जैदी साहब थे, शिबली फराज साहब थे, और दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पायलट्स के लाइसेंस के मामले पर भी हमने क्या कहते हैं काबीना में बात की है, लेकिन वफाकी वज़ीर अली जैदी साहब ने बताया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के लाइसेंसिंग के जिम्मेदार 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। ये मुअत्तली किस तरह से हुई है, इसको किस तरह से उन्होंने बयान किया, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन इरेगुलरिटीज़ को और इन सस्पिशंस को, ऐसी हरकतें करने में कि जो इरेगुलरिटीज़ हों, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें सिविल एविएशन के 5 टॉप के लोग हैं जो सिविल एविएशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऊपर है, वो सारे सस्पेंडेड है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। टॉप अथॉरिटी के 5 अफसरान हैं जिन्होंने लाइसेंस इशू किए और उनके हवाले से मुअत्तली का फैसला किया गया। लेकिन क्या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों की कुर्बानी दी जा रही है? जनरल साहब, आपको लगता है कि ये सिर्फ 5 अफसरान ही थे जो कि इस तमाम तर भर्तियों के अमल में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे, बाकी कोई बड़ा सरबराह यहाँ पर कहीं कुछ नहीं कर रहा होगा? देखिए, ये 5 तो शायद इन्वॉल्व हों, लेकिन बासूरत जिम्मेदारी हमेशा सरबराह की होती है, क्योंकि ये सिस्टम ये निज़ाम उसी के ज़ेर साया चल रहा होता है, उसकी सुपरविजन में चल रहा होता है। दर हकीकत इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सारे इस सिस्टम को स्टडी किया जाना चाहिए था कि लाइसेंसिंग सिस्टम ने काम कैसे किया और इसमें ये लूप होल्स क्या हैं जिसकी वजह से ये मामला इस तरह चलते रहे कि लोग अपनी मर्जी से वहां से लाइसेंस भी लेते रहे और सिस्टम को सर्कमवेंट भी करते रहे। ये चीज जो है, ये जब तक कोई तहकीकात मुकम्मल न हो और वो वाकई लोगों के ऊपर इल्जाम आयद करें कि ये लोग जिम्मेदार हैं, ये इसी तरह अगर आप इस तरह आर्बिट्ररली इस चीज को गोल करने की कोशिश करें तो ये मामला दब जाएगा। मेरा ख्याल है ये असल लोगों तक आप शायद पहुंच ही ना सकें। दूसरी बात यह है कि जब आप इंक्वायरी करते हैं तो जब लूप होल्स आइडेंटिफाई होते हैं तो फिर आइंदा के लिए आप सिस्टम को मजबूत करते हैं ताकि दोबारा ये मसला ना आ सके, क्योंकि इससे असल जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कि इंटरनेशनली के आपके सिस्टम के ऊपर दुनिया एतमाद रखती है। अगर कल दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान का सिस्टम ही नाकस है, यहाँ कोई भी लाइसेंस ले सकता है, आपने 2-3 लोगों को सजा दे भी दी तो सिस्टम तो नहीं बदला, तो इसका मतलब ये है कि आपके पायलट्स बाहर जाके शायद जॉब ना ढूंढ सके, उनको मुलाजमतें ना मिल सके। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक इशू है सामने। हुकूमत को इसको समझदारी से सोच विचार के साथ हैंडल करना चाहिए। यही बैठ के तो ऐसे 2-4 आदमियों को हटा देने से अगर आप समझें कि उससे मामला टल जाएंगे या दुरुस्त हो जाएंगे, तो दुरुस्त तो नहीं होंगे, वक्ती तौर पर टल जरूर जाएंगे। तो मेरा अपना अंदाजा है या मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये होगी कि इस सिस्टम को पूरे को स्टडी किया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए और असल लोग जो जिम्मेदार हैं एक तो उनको और दूसरे जो इसमें खामियां हैं उनको दूर करने के बारे में काम किया जाए। नासिर भी चौथाई साहब, मैंने अर्ज किया था कि हुकूमत भी कंफ्यूज है, अपोजिशन भी कमजोर कंफ्यूज है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंफ्यूजन का शिकार है। इसमें मिनिस्टर ऑफ एविएशन नहीं था, जिसकी बीट बनती है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो एविएशन को चलाए, जहाज गिराए, जाली लाइसेंस दे, कुछ भी करे। जिम्मेदार आखिर में वही होता है और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। कल की जो मीटिंग हुई है रूजवेल्ट के बारे में और पेरिस होटल के बारे में, उसमें भी मिनिस्टर ऑफ एविएशन नहीं था। तो पहले तो बड़ी वाली मछली आपके सामने आ गई कि कौन सी सबसे बड़ी मछली थी। दूसरी बात ये कि बिल्कुल सही बात है जनरल साहब की, जब तक किसी को आप कसूरवार ना पालें उस वक्त तक छक्के नहीं मारे, उछले कूदे नहीं, अपनी नाकिस कारकर्दगी का ढंढोरा ना पीटें आप। हिंदुस्तान में 4000 कहते हैं कि 4000 जाली लाइसेंस थे और इसका ऐलान उन्होंने 2011 में भी किया, 2019 में भी किया और साथ ही साथ ये भी कि उस 4000 के बावजूद ना एमिरेट्स ने उनकी फ़्लाइट्स को बंद किया, ना यू ने बंद किया, ना अमेरिका ने, ना यूके ने। हमारे यहाँ 200 पर ही आपने सब कुछ बंद कर दिया, हमारी फ़्लाइट्स बंद कर दी, हमारे लोगों को अपने अपने इदारों से ग्राउंड कर दिया। ये तला कन्फर्म है।
के बाद एयरलाइंस ने बास पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड किया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इंक्वायरी क्या की है, आपने मुसद्दिक का इंक्वायरी क्या की है, आपने कौन सा केस अदालत में पेश किया है, आपने कितने कंफर्म किए लाइसेंस। तो वो 248 नहीं है, वो 28-30 है। आप कहते हैं 5 को पिन पॉइंट कर रहे हैं। ये 5 कौन है? असल जिम्मेदार कौन है? असल जिम्मेदार हेड होता है, असल जिम्मेदार सरबराह होता है इदारे का जिसने सब कुछ किया। तो शायद कुछ मछलियाँ तालाब में ऐसी हैं जो मुकद्दस है, जो हॉली फिशेस है, और उनको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हुकूमत अक्लमंद है तो 6 महीने जो उसको मिले यूरोप से, उनमें अपने PIA को बेहतरीन बना सकती है, बहुत डायमंड बना सकती है, बहुत आला काम कर सकती है, अपने जहाज़ ठीक कर सकती है, अपनी बदतरीन सर्विस ठीक कर सकती है, फिर लाजवाब लोग बाकमाल परवाज हो सकती है। लेकिन ये ख्वाहिश पर नहीं है, ये अमल पर होगा। कल भी हमने कहा था कि विल नज़र नहीं आती, हमें विल नज़र आनी चाहिए, कम से कम PIA के मामले में हमारा कैरियर है ये। ठीक, बुखारी साहब, PIA एक सरकारी इदारा और भर्तियां करना इतना कोई आसान काम नहीं है। जिम्मेदारी ये सिर्फ 5 अफसरान, आप समझते हैं कि बड़ी मछलियों को भी इस सिलसिले में बचाया जा रहा है इन 5 अफसरान को मुअत्तल करके? देखिए, ये जिस तरीके से ये सारा सिलसिला हैंडल किया है गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई मुजरमाना तरीके से हैंडल किया है। आज की ताज़ा और अफसोसनाक इत्तला ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA, ये आटा ने इसकी रेटिंग और कम कर दी और ये 1 स्टार पे चली गई, जिसका मतलब है कि हमारी नेशनल फ्लैग कैरियर जो 5 स्टार हुआ करती थी वो इस वक्त सोमालिया की एयरलाइन के बराबर है। और ये सारा कुछ जो है इनके गैर ज़िम्मेदाराना और बयानात और जल्दबाजियों की वजह से हुआ है। इनको चाहिए ये था कि अगर वो इंक्वायरी कर रहे थे और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि जाली लाइसेंस होल्डर हैं, तो इंक्वायरी जारी रखते, उन लाइसेंसेस को पिन पॉइंट करते, उनको कैंसिल करते, बंदों को जिन्होंने वो लाइसेंस जारी किए उनके बारे में एविडेंस इकट्ठी करते और उसके बाद वो कौम के सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन जिस तरीके से हैंडल किया गया, हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन, हमारे मिनिस्टर फॉर एविएशन और उनके साथी जो हैं वो मीडिया में फैलाते रहे। यहाँ तक शर्म की बात है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो अपना सर्कुलर जारी किया उसमें उन्होंने एडवाइस किया अपने सारे ऑफिशियल्स को कि आप किसी भी पाकिस्तानी एयरलाइन पे ट्रैवल ना करें। मतलब ये वो तमाचे हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे मुंह पे मार रही है और इन तमाचों का ज़िम्मेदार जो है मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी है मिनिस्टर हवाबाजी की और बाकी टीम की। और उस दिन बड़ी तारीफ़ हो रही थी इस प्रोग्राम में अरशद मलिक साहब की, तो मेरा ख्याल है समहाउ वो भी कसूरवार हैं इस सारे मामले में। मैं जनरल साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, ये बताएंगे कि 9/11 के बाद जो पायलट्स की जिस तरह से स्क्रूटनी होती है वो कितनी टाइट होती है। उसके लिए एक इंटरनेशनल एविएशन ने रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हुए हैं, अगर आप वो वायलेट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है आम बंदे के लिए। तो अगर उनकी वायलेशन हुई है तो वो किस लेवल पे हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, ये बात दोनों हजरात ने बिल्कुल सही फरमाई। उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और यकीनन उसमें पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं वाला सिलसिला है और उन पर्दा नशीनों के नाम को पर्दे में रहने के लिए रखने के लिए जो है इन 5 अफराद की भेंट चढ़ाई जा रही है। वही डिमांड है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए और मामले की ठीक इंक्वायरी करके कौम को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हकायक बताए जाए। अच्छा रज़ा रोमी साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की यहाँ पे बुखारी साहब ने, आप चूंकि बाहर बैठे हैं, जरा उस पॉइंट से भी हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा और मेरे सवाल की तरफ भी अपना तज्जिया दीजिएगा कि छोटी मछलियों को बचाने के लिए ये सारा अमल किया गया और 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये छोटी मछलियों वाला जो खेल है, ये पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा वाकया हुआ आप तारीख उठा के देख लें कि बड़े बड़े इंसिडेंट्स और बड़े बड़ी जो है इस तरह के वाकयात हुए और अल्टीमेटली जूनियर अफसरान को, क्लर्कों को, कभी गार्ड्स को, इस लेवल के लोगों को मुअत्तल कर दिया जाता है और वो एक तरह से फायर फाइटिंग या लोगों को
ये सेटिस्फाई किया जाता है कि जी हम कोई बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वाकया तो यहाँ पर यह है कि जो मिनिस्टर साहब ने जिस तरह की कोताही और जल्दबाजी का मुजाहरा किया, जिसके कि इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो गए पाकिस्तान के, ना सिर्फ PIA के लिए बल्कि पाकिस्तान के पूरे इमेज के लिए, तो उसकी जो सजा है सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब से स्टार्ट होनी चाहिए। ये वजीर आजम साहब को इस वक्त जो है उनको बगैर किसी तामुल के, बगैर ताखीर के इंक्वायरी करवानी चाहिए कि आखिर मिनिस्टर साहब को वो लिस्ट कैसे मिली। वो गैर तस्दीक शुदा लिस्ट थी, उसको उन्होंने मीडिया में शेयर करने में इतनी उजलत क्यों दिखाई, और ये कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है कौन उसका जिम्मेदार है। बात यह है कि आप एज एविएशन मिनिस्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ना सिर्फ ये कि कैरियर को जो उसमें मसाइल आ रहे हैं पहले उनको ठीक करना है। बात ये हुई कि असल में जो क्रैश हुआ कराची में, और उसके बाद खैर बहरहाल क्रैश रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन उससे वो जो है चूंकि उसमें भी पायलट को ब्लेम किया गया, और यहाँ पर भी जो है वो पायलट्स का जो उन्होंने गैर मुसद्दिका रिपोर्ट शेयर की मीडिया के साथ, जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने पिक कर दी, CNN ने उसको दिखा दिया दुनिया भर की। और अब आप देख लीजिए, आपने UN की बात की, हमारे बुखारी साहब ने, EU तो कर चुका है, UK ने कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए जग घसाई का सबब बना है, और ये बहुत वही बात आती है कि बगैर सोचे समझे फैसले होंगे, बगैर सोचे समझे इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि कोई इंफॉर्मेशन छुपानी चाहिए, मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी अहम होते हैं, लेकिन आप उसकी बाकायदा चेकिंग करके फिर करते हैं। उसमें से तो उस लिस्ट में तो कोई इस तरह की कई पायलटों ने नौकरियां छोड़ दी हुई थी, और वो भी शेयर की जा रही थी, और वो पूरी सेंसेशन क्रिएट कर दी। और खुद ही हुकूमत के वजीर ने, ये भी नहीं कि ये किसी चोर डाकू अपोजिशन वाले ने किया या किसी लिफाफे सहाफी ने किया हो, ये वजीर ने किया हो। इमेजिन करें कि अगर ये चीज किसी जर्नलिस्ट ने की होती तो उसको आज कहा जा रहा होता कि ये तो उसने लीक्स कर दी हैं, इसको तो बैन कर दिया जाए, इसको तो ये तो मुहिब्बुल वतन नहीं है। और यहाँ पे वजीर साहब कर रहे हैं, और वो बस निचले जो अमले को फारिग करके तो काम पूरा हो रहा है। बात यह है कि ये इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल कैरियर है PIA, वो एक क्राइसिस का शिकार है तरीके से। उसके लिए फिल फॉर PIA के चेयरमैन को और वजीर साहब जो हैं उन दोनों को बदलना चाहिए, साफ बात करनी चाहिए। और अगर इमरान खान साहब लीडरशिप नहीं दिखाएंगे तो इसका खमियाजा खुद ही भुगतेंगे। सिद्दीकी साहब, देखिए इसमें अभी आपने जिक्र किया 3 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, ये आप कहना भूल गई। अच्छा, सबसे पहले तो हमने उनसे यही सवाल किया जो NBC ने पॉइंट अभी उठाया था कि एविएशन मिनिस्टर कहाँ पे हैं। असल में तो आके जो PIA के मामलात हैं, जो रोजवेल्ट टोटल के मामलात हैं, उनको जवाब देना चाहिए था, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बहरहाल काफ़ी डिटेल में उनसे हमारी ये सवाल जवाब भी हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो एक तो इसका ये चैप्टर था कि देखें जो PIA के तैयारों में या एयर ब्लू में या भोजा में जो लोग शहीद हुए थे, जो फैमिली, अगर आप उनसे जाके पूछे PIA के बारे में तो वो उनका जो दुख है वो आप नहीं समझ सकते। जैसे हम जानते हैं कि जुनैद जमशेद कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए नुकसान हुआ, हमारे दोस्त जो थे अंसार नकवी साहब वो चले गए इस दुनिया से, तो जिनके घर मरते हैं उनको समझ आती है कि क्या मामला है। तो मैं तो इस मामले में इस हुकूमत के ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है कि मिनिस्टर ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। 2010 से ऑनलाइन टेस्ट शुरू किए गए थे PIA के पायलट्स के लिए, जिसके अंदर हेरा फेरी होती थी। अब उस मामले को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन में कोई गड़बड़ ना हो सके। जहाँ तक आपने बात की मिनिस्टर साहब की, मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल यहाँ पे ये गलती की है। पाकिस्तान की कोई एयरलाइन की इतनी नेकनामी भी दुनिया में नहीं थी कि हमें ये महसूस हो रहा है जी कि वो PIA के बारे में ये हो गया। PIA पे पहले भी पाबंदियाँ लगती रही हैं। PIA की जब एयरबस जाया करती थी यूरोप तो उस पर पाबंदी लगी है। उसके अलावा सिर्फ 777 जहाज़ों को जो है यूरोप जाने की इजाज़त थी। तो इसको दुरुस्त तो करना था किसी न किसी तरीके से। अगर 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं तो किसी न किसी वक्त तो आपने स्टेप लेना है, उन चीज़ों को दुरुस्त करना है। जब कोई बीमार होता है, ऑपरेशन करते
जाते हैं तो तकलीफ़ तो उस वक्त होती है, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़ता है आने वाले वक्त में सहूलत के लिए। लेकिन अगर मिनिस्टर साहब कम से कम ये करते कि आके पार्लियामेंट में तकरीर ना कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर देते, और इन चीज़ों की खामोशी के साथ जो है वो अगर तफ्तीश की जाती और जो मोर्दे इल्ज़ाम जिनको ठहराया जाता उनको सज़ा दी जाती। सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि इस मुल्क के अंदर छोटी मछलियों को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है, लेकिन अभी ये जो 5 को उन्होंने मुअत्तल किए, उसके साथ इन्होंने उन पायलट्स को भी मुअत्तल कर दिया जिनका नाम लिस्ट के अंदर था। उसके साथ ये 5 जो लोग CAA के थे ये भी मौजूद थे, और क्योंकि ये भी इन्वॉल्व रहे मुअत्तल इनको भी कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े लोग जो है, जैसे बैरून ममालिक में अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ होती है तो उसका चेयरमैन, MD, CO या मिनिस्टर रिज़ाइन दे देता है। हमारे मुल्क में तो ये रवायत है ही नहीं। तो बिल्कुल यही होगा कि इस मामले में छोटी मछलियों को फंसा दिया जाएगा और बड़ी मछलियां जो है वो फिर से जो है वो बाहर फिरती रहेंगी, और इस तरह ये मामले दुरुस्त कभी भी नहीं होंगे जब तक आप असल किरदारों को सामने लेकर नहीं आएंगे, तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकता। तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे, क्योंकि एक पायलट की भर्ती इतना भी आसान काम नहीं है। जांच पड़ताल का अमल खासा पेचीदा दिखाई देता है, और वो सिर्फ एक ही शख्स के दस्तखत से पूरा होता नहीं दिखाई देता। 5 अफसरान की मुअत्तली से बाकियों को आसानी फ्राहम की जा रही है, जहां पर हमारे तज्ज़ियाकारों ने कहा कि बड़ी मछलियों को कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जा रहा है। मुझे बड़ा नासिर ब्रेक की तरफ से वापस आते हैं तो बात करते हैं उन खाली सरकारी असामियों के हवाले से कि जिस पर अब तैनातियों का जो अमल है उसे खत्म करने के हवाले से बातचीत की जा रही है हुकूमत की तरफ से। क्या मामला है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 तक की 1000 असामी को ख़त्म करने के अमल का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत की जानिब से सिविल हुकूमत पर उठने वाले अखराजात पर काबू पाने के लिए ये फैसला किया गया है, और वफाकी हुकूमत में 6,80,000 असामियाँ मंजूर शुदा हैं, लेकिन 80,000 1 साल से जायद अरसे से खाली पड़ी हैं। अब वफाकी हुकूमत में ग्रेड 1 से 16 तक हज़ारों असामियाँ ख़त्म करने की मौजूदा सूरत हाल में क्या ये इक़दाम उठाना हुकूमत की जानिब से दुरुस्त है? बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करूँ, बताएगा एक ऐसा बहरान जो कि मईशत के एतबार से देखा जाए तो भी खासा संगीन है, ओवरऑल सिचुएशन देखे जाए 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी था वो भी नहीं हो सका पूरा, तो ये अगर स्टेप ले रही है गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत, आप समझते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव? देखिए, गालिब का शेर मुझे याद आ रहा है और नासिर भाई की नज़र है, मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श से उधर होता काश के मकां अपना। तो जो 1 करोड़ नौकरियों का मामला था वो खान साहब ने एक इंतहाबी वादा किया था, और मेरा ख्याल है कि वो एक वादा ही था, एक नारा ही था लोगों को अट्रैक्ट करने का, वोट गेन करने का, और ये मंजिर कशी थी बुलंदी पे। उसके बाद यकीनी तौर पे ये कोरोना से पहले भी मुआशी हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। देखिए, ये फेयर इनफ होता है जब अगर किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को ले लें, फाइनेंशियल क्रंच बढ़ जाए, ख़र्चे पूरे ना हो रहे हों तो डाउन साइजिंग हो जाती है। लेकिन जब आप इतने टॉल क्लेम्स करें कि जी 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद कोरोना में आप कहें कि जी हमने 12,000 रुपया लोगों को दिया ताकि वो भूखे ना मर जाएं, लेकिन उसके साथ 12,000 देने के बाद 12,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भेज दिया, यानी 12,000 दे के उन्हें कहा कि हमें बिलों की मद में वापस कर दो। मेरे एक दोस्त रेस्टोरेंट चलाते हैं ऑलरेडी, जो मैं आपको मुआशरे की सूरत हाल बता रहा हूँ। काफ़ी इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने लाहौर के मेन बुलेवार्ड पे एक रेस्टोरेंट शुरू किया, और उसमें कोई 25 से 30 अफराद जो हैं, बड़ा यूनिक किस्म का रेस्टोरेंट था, 25 से 30 अफराद नौकरी करते थे। कोविड में वो बंद हुआ, और बंद होने के बाद उनका ये हाल हो गया कि वो मतलब पहले तो उन्होंने 2-3 माह की तनख्वाहें दी, उनको घर बैठे बिठाए, और उसके बाद उनकी चूँकि अपनी जेब खाली हो गई, नुकसान हो गया, उन्हें बंद करना पड़ा, जिसका मतलब ये है उन्होंने अपना नुकसान तो सफ़र किया, लेकिन साथ 25 अफराद भी बेरोज़गार हो गए। ये एक वाक़या है, ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं। कम से कम 200 लोगों को, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कोरोना की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं प्राइवेट इदारों में काम करते हुए। तो ऐसी सूरत हाल में जब गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन लेती है, अब गवर्नमेंट की यकीनन अपनी कई मजबूरियाँ होंगी मुआशी, जो जस्टिफाइड भी होंगी, क्योंकि इकॉनमी का जो इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबल भी सम हो गवर्नमेंट भी है। लेकिन चलें, हम उनको थोड़े से मार्क्स दे देते हैं, थोड़ी सी लेवरेज दे देते हैं कि कोविड आ गया, हिट कर गया, तो सूरत हाल ऐसी है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा मैसेज
कन्वे नहीं हो रहा और इसको अवॉइड किया जा सकता था 1000 नौकरियों को, और इससे अपने इमेज को, अपनी साख को थोड़ा सा बरकरार रखा जा सकता था, लेकिन हुकूमत उस मामले में नाकाम हो गई। सही। एनबीसी, ये जो 80,000 असामियां हैं, इनके हवाले से आप समझते हैं जो वफाकी हुकूमत का फैसला है ये दुरुस्त है? नहीं, मैं कभी किसी को बेरोजगार करने की हिमायत नहीं कर सकता। जान से मार दो मुझे आप, मेरा कत्ल कर दिया, मैं उसकी हिमायत नहीं करूँगा। अच्छा, मैं अपनी ही कसी करती चलो 6,80,000 एनबीसी 6,80,000 80,000 तो पहले साल की है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अब समरी बना के पेश करेगी काबीना में, और काबीना को अप्रूव करना है। ये गुनाह भी काबीना के सर होगा कि वो लोगों को बेरोजगार कर रही है। सब कुछ कह दिया बुखारी साहब ने। और ये है कि हम किस मुआशरे में जिंदा रह रहे हैं। एक मुआशरा हमारा ये था 1 साल पहले कि जब दिहाड़ीदार मजदूर नौकरी की तलाश में सुबह आता था और उसको नौकरी मिल जाया करती थी, और आज वो नहीं, सूरत हाल नहीं है। तो जितना प्यार दिहाड़ीदार मजदूर से है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, वो अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर रहा, उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। पहली बार ज़िंदगी में कल मेरे घर पर इलेक्ट्रिशियन भी आया, प्लम्बर भी आया, और कहना कोई काम है, इसका मतलब उसे काम नहीं मिल रहा है, वरना वो मेरे घर नहीं आता, उसे काम नहीं मिला। ये तो ग्रुप बेरोजगार हो चुका। दुकानदारों का सूरत हाल, जो छोटे दुकानदार हैं बेहतर हैं, साथ बेहतर दुकान खोल सकते हैं वो अपनी, लेकिन जो बड़े दुकानदार हैं, जो और दूसरे दुकानदार हैं, उनका बुरा हाल है। या जो और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। डॉक्टरों का बुरा हाल है। डॉक्टर एक तरफ तो मर रहे हैं कोविड से, दूसरी तरफ OPTs बनती, उनकी क्लिनिक्स बनते, अब खैर वो खोलने का ऐलान हुआ है तो शायद बेहतर होता। मिडिल क्लास का जो अबला ग्रुप है उसकी बहुत बुरी सूरत है, वो लोअर में आ गया है। डॉक्टर हफीज़ पाशा की अगर रिपोर्ट पढ़ लें आप, तो आपको अंदाज़ा होगा कि 55 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, और उनका कहना यह है कि 1,20,00,000 तक ये नंबर जा सकते हैं 1 आध साल के अंदर अंदर, जो लहर चल रही है। तो उसमें ये 6 लाख और 80,000 भी शामिल कर लें, उसमें अनसीन जो हैं वो भी शामिल कर लें आप 3-4 लाख, तो वो 1 करोड़ तो पूरे हो जाएंगे आपके। जो आपने वादा किया था रोजगार देने का, वो बेरोजगारी की शक्ल में सामने आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत, कोरोना और कसाद बाजारी दोनों ने एक साथ हमला किया है, एक साथ अटैक किया है। अमेरिका का बुरा हाल है, भारत का बुरा हाल है, दूसरे मुल्कों का बुरा हाल है, और उन मुल्कों ने अपनी अपनी सूरत हाल को ऑफसेट करने की शऊरी कोशिश की है, पॉलिसियाँ दी हैं। हमारे यहाँ भी कोई पॉलिसी नहीं आई अभी तक, सिवाय अब 12,000 रुपए के। जनरल साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ रखी थी, छोटी फैक्ट्री बना दो एक, खैर वो छोड़ें आप, तो सिवाय 12,000 के और कोई तरीका हमारे पास नहीं है, वो भी एक बार का है। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा, बेरोजगारी नहीं करनी। ठीक, जनरल साहब, पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में माजी की निस्बत इस साल मजीद इजाफा हुआ, ऊपर से हुकूमत का ये फैसला। देखिए दरियाब, इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि रोजगार देना या अदारों को ठीक करना, उनको अच्छी तरह चलाना, इनमें दोनों में से चीज अहम क्या है। मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, ये जरदारी साहब जब सदर बने, तो इन्होंने PIA के जो 80s के लोग निकले हुए थे, जो नून लीग ने निकाले उस जमाने में, कि जनाब ये बेकायदगियां हैं, ये कायदे के मुताबिक इनको भर्ती नहीं किया गया, तो गालिबन 12,000 के करीब लोगों को रीइंस्टेट किया, और फिर उनको पिछली तनख्वाहें और पता नहीं क्या क्या दिया। उनमें से बाद जो थे वो और कुछ काम करना शुरू, कारोबार वगैरह उन्होंने शुरू कर दिया हुआ था, लेकिन उनको भी एरियर्स मिले और सारा कुछ हुआ। उस वक्त जब किसी ने इतराज किया, तो मुझे याद है कि खुर्शीद शाह साहब ने ये बयान दिया कि अगर किसी को रोजगार देना गुनाह है तो वो हम हमेशा करते रहे, लेकिन तो PIA तबाह हुई, उस गुनाह की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। रोजगार देना, ये जो नाना जी की दुकान पे वो जो नाना जी का फातिहा जो हलवाई की दुकान पे पढ़ा जाता है, ये आसान है, लेकिन इससे अदारे बर्बाद हो जाते हैं। हुआ ये है कि साल साल से वैकेंसियां क्रिएट की गई हैं, साल साल से ये अदारे जो हैं, गवर्नमेंट के अदारे हों
या गवर्नमेंट के अपने ऑफिस हों, इनमें बेशुमार लोग फालतू, ना उनकी क्वालिफिकेशन वो होती है, ना उनका तजर्बा वो होता है, और अपने मंजूर नजर लोग जब तरक्की पा के वहां बैठ जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस तो होती कोई नहीं। अब चीज ये है कि अगर आप इन अदारों को ठीक करने के लिए इस्लाहात करें तो फिर लाजमी बात है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको प्रॉफिटेबल या उनको कम से कम ऐसा रखने के लिए कि जो खर्च आ रहा है उसके मुताबिक आपको आगे से आउटपुट भी मिले, तो कुछ आपको करना पड़ेगा, यानी आपको इस्लाहात करनी पड़ती है। तो ये उस नजर से तो ये बिल्कुल दुरुस्त किया जाए। लेकिन रोजगार जो है वो अगर देना है लोगों को, जैसे इमरान खान ने वादा किया था रोटी कपड़ा मकान का या 1000 नौकरियों के 1 करोड़ नौकरियों का, वो उसी तरह है जैसे रोटी कपड़ा मकान का था। सियासी नारे होते हैं लेकिन फिर भी उसको बातें और तरह निकाले, तो उसमें इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ता है, नई इन्वेस्टमेंट्स लानी पड़ती हैं, आपको नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना होगा, टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होगा। तो ये और तरीका है जहां आपने जॉब देने हैं, ये नहीं है पुरानी ऑर्गेनाइजेशनों में पौधे को उठाते जाए। पीआईए में ज़रियाब आज पीआईए में 32 जहाज हैं और 862 उनके पायलट्स हैं। आप सोचिए, अब बेरोजगार करेंगे तो रोना आ जाएगा। सही। लेकिन पीआईए बर्दाश्त कर सकती है 32 जहाजों के ऊपर 862 पायलट, ये वो रोना। ठीक है, अच्छा देखिए साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन एक पॉइंट जरा मैं चाहती हूँ यहाँ पे क्लियर कर दूं ये नुक्ता कि वफाकी हुकूमत में 6,80,000 असामियाँ मंजूर शुदा हैं और इसमें से 80,000 से जायद 1 साल से जायद अरसे से खाली हैं। एक पॉइंट था, क्लियर करना जरा जरूरी था। अब आपका तज्जिया। जी बिल्कुल ज़रियाब, आप ये देखें कि जहाँ पे रोज़गार का मामला आता है वहाँ पे तो मैं बिल्कुल इनके साथों के रोज़गार ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर असल मसला ही बेरोज़गारी का है। और जब आप बेरोज़गार लोगों से मिलते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपको रोना आता है, क्योंकि वो लोग अपने घरों को किस तरह चलाएंगे। ये 12,000 ठीक है, एक अच्छा इकदाम ज़रूर है हुकूमत का, लेकिन इससे गृहस्थी नहीं चलती, इससे पूरे महीने का खर्चा नहीं चल सकता। तो एक तो जो इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो वादा किया था वो वफाई नहीं हुआ अभी तक। करोड़ नौकरियां तो चले वो ना दें, लेकिन कम से कम करोड़ नौकरियां बचा लें। जो नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, अगर जनरल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीआईए में सियासी भर्तियां हुई तबाह हो गया, स्टील मिल में सियासी भर्तियां हुई तबाह हो गया। इस तरह आप जितने भी सरकारी इदारे देख लें, ना वहाँ पे काम होता है और तबाही ज़्यादा है। इसको रिफॉर्म ज़रूर लेके आना चाहिए, लेकिन जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं वो भी तो पाकिस्तानी हैं, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए कि उसको आप उसका क्या नेमुल बदल दे रहे हैं। अभी आपने कहा था कि बाहर के मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तान में नौकरियों की तलाश में आएंगे, वो आपकी जो दुआ तो कबूल हो गई। अब लाखों की तादाद में बेरोजगार ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब आप उनको कहाँ खपाएंगे, कहाँ पे नौकरियां देंगे? कुछ लोगों को तो बाहर से मंगा के बड़ी बड़ी नौकरियों पे बिठा दिया गया। अच्छा, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट आपका आ गया, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, आप इजाजत दीजिए आगे मुझे बढ़ने की। रज़ा रुमी साहब वेरी क्विकली। जी बस यही, मैं ये जो फैसला है ये बहुत हैरानकुन है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार जो है वो उसका साइज बहुत बड़ा है, उसको ठीक करना जरूरी है, लेकिन आजकल के हालात में ये लोगों को नौकरियां चाहिए और उनको रोजगार जो है रियासत का फर्ज भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है आईन पाकिस्तान में, उसमें ये दर्ज है कि लोगों के जो कारोबार का बंदोबस्त है वो भी रियासत या उसकी पॉलिसियां करेंगी। तो ये वो हुकूमत है जो करोड़ों नौकरियों के वादे कर रही थी, सबस बाग दिखा रही थी, और जब करने की बात आई तो ये सारी असामियां जो है उनको उन पे कोई हायरिंग नहीं हो रही। दूसरी बात ये है कि ये वही तफावत है कि वादों में ये इस तरह की जो पॉपुलिज्म होता है उसकी कलाई खुल जाती है जब आप इलेक्शन से पहले, लेकिन वफा नहीं होते। रज़ा रुमी साहब, पॉइंट आपका आ गया और सभी तजज़ियाकारों की राय भी आपके सामने की हुकूमत जो चाहती है किसी हद तक मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दुरुस्त नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।